करने जा रहे हैं। और यहां पे आके हम चलते हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले एक्सेल की बारीकियों को समझते हैं और ये समझते हैं कि एमएस एक्सेल बना कैसे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये एफ कॉलम जो है ये ऊपर की तरफ से आ रहा है, वर्टिकल है, और यहां पे जो रो है ये हॉरिजॉन्टल है। एमएस एक्सेल में वर्टिकल कॉलम होता है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि जो वर्टिकल लाइन आती है उसको कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको रो बोलते हैं। यहां पे आप यदि देखें तो इस वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल लाइन के मिलने से यहां पे एक छोटा सा बॉक्स बन रहा है जिसका नाम है F7। ये छोटा सा जो बॉक्स है इसको कहते हैं हम सेल, ठीक है। और ये सेल बना कैसे है? ये सेल बना है F कॉलम के मिलने से, F कॉलम और 7th रो के मिलने से, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया F7। इसी प्रकार से यदि हम किसी दूसरे कॉलम की बात करें, सपोज यदि हम इस कॉलम की बात करते हैं या इस सेल की बात करते हैं, तो ये सेल बना N कॉलम में और इसकी रो जो है 4, तो इस सेल का जो नाम होगा वो N4 होगा। किसी भी सेल का नाम यदि आपको पता करना है, एक तो आप देख के, बहुत सिंपल सा है, आप देख के खुद से बता सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको पता करना है तो यहां पे आपको नेम बॉक्स दिखता है एक्सेल में, जिसके अंदर आपको सेल का नाम दिखाई देता है। तो यहां पे आपने क्लिक किया तो अभी आप N4 में हैं, आप किसी और सेल में क्लिक करते हैं तो अब आप D19 में पहुंच गए। यहां पे यदि मैं फिर से F7 में आता हूं तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहां पे भी F7 दिख रहा है और यहां पे भी F7 दिख रहा है। ये नेम बॉक्स कहलाता है और ये फॉर्मूला बार कहलाता है। फॉर्मूला बार का काम होता है सेल के अंदर हुई चीजों को दिखाना, मतलब सेल के अंदर आप जिस भी चीज को रखेंगे उन चीजों को दिखाने के लिए फॉर्मूला बार यूज किया जाता है। और इस सेल का जो एड्रेस है, सेल का जो रेफरेंस पॉइंट है, उसको दिखाने के लिए ये नेम बॉक्स यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे अभी सेल के अंदर F7 रखा हुआ है और सेल का नाम भी F7 है, लेकिन यदि हम इस F7 को हटा के कुछ और लिखना चाहें तो हम यहां पे कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं सेल के बाद क्या होता है। तो यहां पे हम देख रहे थे कि F7 केवल एक सेल थी, लेकिन यदि हम इन्हीं एक सेल को एक से ज्यादा कर लें, मतलब यदि हम सेल्स का समूह बना ले, एक ग्रुप हो सेल का, उसको क्या कहेंगे? तो हम उसको रेंज या टेबल बोलते हैं, ठीक है। और ये रेंज या टेबल डिफाइन करने का तरीका होता है, चूंकि ये सेल जो है ये है F7 और यहां पे ये जो लास्ट इसकी सेल है इसका नाम है J16। तो इस रेंज को क्या बोला जाएगा? इस रेंज को बोला जाएगा F7 कोलन, कोलन का मतलब यहां पे होता है से लेकर, तो F7 से लेकर J16 तक। तो ये पूरी रेंज जो है इसको हम F7 कोलन J16 से दर्शा सकते हैं, ठीक है। यहां पे कॉलम की स्पेलिंग डिब्बा छोटा है, स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो यहां पे हम इस रेंज को देख सकते हैं। ऐसी ही एक बड़ी सी रेंज आपको यहां दिख रही होगी, देखिए आप, ये कितनी बड़ी सी रेंज है। ये इतनी बड़ी रेंज है कि इसमें आप लाखों करोड़ की संख्या में अपना डेटा रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं थोड़ा सा एक चीज और अच्छे से आपको बताना चाहता हूं। यहां पे हम एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो हमने सेल के बारे में बात की, उसके बाद रेंज के बारे में बात की, तो क्या इससे बड़ी भी कोई जगह है? जी हाँ, बिल्कुल है। इससे बड़ी जो जगह है उसको बोला जाता है शीट्स। तो यहां पे आप देखें शीट कितनी बड़ी है। तो आप यदि नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये शीट जो है ये नीचे की तरफ, इसमें 10,48,576 रोज हैं। और यदि आप इसको राइट की तरफ लेके जाएं तो इसमें XFD कॉलम है। और यदि हम बिल्कुल फैक्चुअल बात करें कि असल में एक्सेल में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं, तो रो जो होते हैं वो होते हैं 10,48,576 और कॉलम की संख्या होती है 16,384। और यहां पे यदि इस छोटी सी टेबल में आप देखें तो यहां से आप पता कर सकते हैं कि इस टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रो हैं और कॉलम की संख्या यहां पे है 5। तो इस पूरी टेबल के अंदर जो सेल्स की संख्या है वो होगी 10 गुणे 5 मतलब 50। तो यदि हम इस पूरी शीट की बात करें जिसमें 10 लाख रो और 16,000 के लगभग कॉलम है, तो इस शीट में सोचिए कितने सेल्स होंगे। तो यहां पे आपकी
केवल आपकी उत्सुकता के लिए मैंने यहां पे कैलकुलेट कर रखा है। ये आपका इतने सेल्स आपकी एक शीट के अंदर होते हैं। यदि आप इनको गिनेंगे तो ये अरबों में जाएंगे। कहने का मतलब है कि आप अरबों डेटा एक साथ एक शीट में रख सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक्सेल आपको एक ही शीट नहीं देता। आप एक्सेल की वर्कबुक के अंदर एक साथ कई शीट्स रख सकते हैं, जैसा हमने यहां पे रख रखा है। ठीक है, तो हमने बात कर ली सेल की, हमने बात कर ली रेंज की, हमने बात कर ली कॉलम की, रो की। यहां पे जो ऊपर आप देखेंगे तो यहां पे आपको कॉलम के नेम दिख रहे हैं, यहां पे आपको रो के नेम दिख रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत सिंपल सी चीज है। तो ये रो के नंबर है या रो के नेम है, और इधर ऊपर कॉलम के नेम है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और अब हम ये सोचते हैं या अब हम ये देखते हैं कि एक्सेल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो एक्सेल, या यदि कंप्यूटर के बारे में ही हम बात करें, एक्सेल से पहले यदि हम कंप्यूटर के बारे में बात करें, तो कंप्यूटर का प्रयोग किया गया सर्वप्रथम गणना करने के लिए। और गणना करने के लिए हम जिन गणितीय ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं, उन्हीं का प्रयोग हम सबसे पहले कंप्यूटर में एमएस एक्सेल में करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पे अभी आप लोगों की मतलब आप लोगों की केवल जानकारी के लिए यहां पे मैंने आपको ये बता रखा है कि एक्सेल की मदद से आप बॉड मास की प्रक्रिया कर सकते हैं। मतलब आप ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, ऑफ तो यूज नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है दूसरे शब्दों में, लेकिन आप ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ये सारे फंक्शंस को आप एमएस एक्सेल में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आइए, और ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। ऐसे समझ लीजिए कि अंदर चलने से पहले ये आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं करना है। इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी रैंडम नाम भरना है, कोई भी रैंडम एज, रैंडम सैलरी और रैंडम एड्रेस यहां पे डाल देना है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए और थोड़ा सा मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूं। यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया, यहाँ पे मैंने एज लिख दी, सैलरी मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडमली फिल कर दी, यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया, नीचे आया मैंने यहाँ पे लिख दिया दूसरा नाम लिख दिया, यहाँ पे मैंने एज लिख दी, इधर मैंने सैलरी लिख दी, यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया। ठीक है, इसके बाद फिर हम आए, यहाँ पे हमने लिख दिया तीसरा नाम लिख दिया, यहाँ पे मैंने इनकी एज लिख दी, आगे मैंने इनकी सैलरी लिख दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एड्रेस इनका। ठीक है, यहाँ पे फिर से आते हैं, यहाँ पे हम और अगला नाम लिखते हैं। यहाँ पे मैं इनकी एज लिखता हूँ 23, और यहाँ पे मैं इनकी सैलरी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इनका एड्रेस लिख देता हूँ, और लास्ट में एक नाम मैं और रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और लोगों का डिटेल यहाँ पे फिल करता हूँ, और यहाँ पे मैं इनकी कोई भी एज लिख देता हूँ, और सैलरी एक फिल करता हूँ, और यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक्सरसाइज करवाने के पीछे का जो पर्पस है वो ये है कि इस डेटा को लिखते समय आपने यदि ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि आपने जहां जहां पे टेक्स्ट लिखा है, चाहे वो यहां हो या यहां हो, जहां पे भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो सारा का सारा टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ चला गया है। वहीं जहां पे आपने नंबर्स लिखे हैं वो सारे नंबर्स आपके राइट साइड में है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात आती है अंकों की, तो आपने बचपन में इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ा होगा, तो वहां पे जब अंकों की संरचना शुरू होती है, अंकों की रचना होती है, तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ होती है। ठीक, सॉरी, राइट से लेफ्ट की तरफ होती है, जबकि टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। तो यहां पे राइट से लेफ्ट की तरफ है, इसलिए इसको राइट में रखा है, और इसको लेफ्ट से राइट लिखते हैं इसलिए इसको लेफ्ट में रखा है। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि सैलरी को लिखते समय गलती से मुझसे कोई गलत बटन प्रेस हो गई होती, यहां पे इसको लिखते समय यदि मुझसे कोई गलत बटन प्रेस हो गई होती, तो क्या हुआ, हमारे ये जो नंबर है ये राइट की जगह लेफ्ट में आ गया। और ये आपको केवल हिंट दे रहा है कि आपने नंबर लिखते समय कोई मिस्टेक कर दी है।
तो आप क्या करेंगे, आप सीधे यहां पे जाएंगे और यहां पे आके, अच्छा यहां पे हमको प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है तो हम इस पे डबल क्लिक यदि करेंगे तो हम इसके अंदर आ जाएंगे और यहां पे देखिए आपको ये इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, जिसको यदि हम हटा देंगे तो ये फिर से नंबर में बदल जाएगा। यहां से दो चीजें समझ में आती हैं। एक चीज तो ये कि एक्सेल नंबर और टेक्स्ट को पहचान लेता है कि आपने जो वैल्यू उसके अंदर सेल में रखी है वो नंबर है या टेक्स्ट है, वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है। दूसरी चीज ये कि यदि किसी अंक के साथ आपने कोई टेक्स्ट लगा दिया तो वो अंक भी टेक्स्ट के रूप में बदल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप अंक लिख रहे हैं तो सारे अंक राइट साइड में बाय डिफॉल्ट आने चाहिए। ये इस बात का मतलब प्रूफ होगा कि आपने सारे अंक सही लिखे हैं या आपने अंकों को लिखने में कहीं पे कोई टेक्स्ट टाइप नहीं किया है, क्योंकि यदि टेक्स्ट होगा तो सीधे से लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये केवल बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सेल का। अब हम